कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग, 5 लोगों की मौत। सीईओ अदार पूनावाला ने कहा, टीके के उत्पादन में नहीं पड़ेगा कोई असर। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के करीबी रहे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने बनाई नई पार्टी। असदुद्दीन ओवैसी पहले ही चुनाव लड़ने का कर चुके हैं ऐलान, बढ़ सकता है मुस्लिम वोट। अब दक्षिणी दिल्ली में रेस्तरां और दुकानों को ग्राहकों को साफ रूप से प्रदर्शित करना होगा कि मांस हलाल है या झटका, नगर निगम का आदेश। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, कोविड वैक्सीन को लेकर कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। समाज के एक वर्ग में वैक्सीन को लेकर पैदा हो रही है हिचक। कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले 5 दिनों में 8 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीका लगवाने के बाद 4 लोगों की हुई मौत, लेकिन वजह वैक्सीन नहीं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा। दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर परेड निकालना चाहते हैं किसान, पुलिस इजाजत देने को तैयार नहीं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने ली शपथ। बोले, धर्म, जाति, नस्ल, रंग की पहचान को परे रखकर बनूंगा हर अमेरिकी का राष्ट्रपति। कमला हैरिस बनी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति। अपने पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के मुस्लिम ट्रैवल बैन से लेकर पेरिस जलवायु समझौते से बाहर जाने तक के फैसले पलटे। अमेरिकियों के लिए मास्क पहनना किया अनिवार्य। और इराक की राजधानी बगदाद में हुए 2 आत्मघाती हमले में 30 लोगों की गई जान, 73 जख्मी। 2017 में आईएसआईएस के खात्मे के बाद पहला बड़ा हमला। गुरुजी कौन कोई औगण दा मैं परया। आजो मेरा वीर, गर्मा गर्म खीर, आजो मेरा वीर। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। लिख रहा हूं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे खून का एक कतरा इनकलाब लाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Kamala Devi Harris, do solemnly swear. Preserve, protect, and defend The Constitution of the United States. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear that I will faithfully execute जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। उनको सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। protect and defend
preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. Thank you. President. वहीं कमला हैरिस ने 49वीं उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस सोनिया सोटोमायोर ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद बाइडेन ने अपने पहले भाषण में कहा कि लोकतंत्र बहाल हुआ। जो बाइडेन ने कहा है कि ये अमेरिका का दिन है, ये लोकतंत्र का दिन है, ये इतिहास और उम्मीदों का दिन है। उन्होंने कहा अमेरिका की कई बार परीक्षाएं हुई हैं और वो चुनौतियों से उभरा है। आज हम एक उम्मीदवार की जीत का जश्न नहीं मना रहे, बल्कि लोकतंत्र के लिए जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद बाइडेन अपने परिवार के साथ पैदल ही व्हाइट हाउस पहुंचे। पारंपरिक तौर पर पूर्व राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को आमंत्रित करता है ताकि प्रशासन की जरूरी बातों पर चर्चा की जा सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार स्वीकार नहीं की और ना ही वो शपथ ग्रहण में शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप शपथ समारोह से पहले ही व्हाइट हाउस छोड़कर चले गए थे। शपथ के बाद जो बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अपने भाषण में कहा, एक अमेरिकी के रूप में हमारे साझा उद्देश्य हैं। हम अवसर, सुरक्षा, स्वतंत्रता, गरिमा, सम्मान और हाँ, सच चाहते हैं। बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा, बीते सप्ताह की कुछ घटनाओं ने सिखाया है कि यहाँ सच भी है और झूठ भी, शक्ति और लाभ के लिए झूठ बोले गए। उन्होंने कहा अमेरिका के पूरे इतिहास में हर बार विभाजनकारी नीतियों पर एकता की जीत हुई है। मैं जानता हूं कि देश को बांटने वाली ताकतें गंभीर और वास्तविक हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वे नई नहीं हैं। अमेरिका का आदर्श और मूल्य यही है कि हम सब बराबर हैं। नस्लवाद, क्षेत्रवाद, उग्रवाद, दहशत, भय ने कई बार हमें अलग थलग करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार ऐसी ताकतें परास्त हुईं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर दुनिया भर के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि बाइडेन के साथ भारत अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए साथ काम करने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा, अमेरिका के लिए एक सफल कार्यकाल के लिए बधाई। हम आम चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी। बाइडेन के शपथ के बाद चीन ने भी उन्हें बधाई दी है। अमेरिका में चीनी राजदूत कुई टियांगखाई ने बयान जारी कर कहा, राष्ट्रपति बाइडेन को बधाई। चीन अमेरिका के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए चीन नए प्रशासन के साथ काम करेगा। हम सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और विकास में वैश्विक चुनौतियों का संबंध और संयुक्त रूप से सामना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। Please raise your right hand and repeat after me. I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic, against all enemies, foreign and domestic, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I will bear true faith and allegiance to the same, that I take this obligation freely that I take this obligation freely without any mental reservation or purpose of evasion, without any mental reservation or purpose of evasion, that I will well and faithfully discharge that I will well and faithfully discharge the duties of the office on which I am about to enter. the duties of the office upon which I am about to enter. So help me God. So help me God. All right. To the woman most responsible for my presence here today, my mother, Shamala Gopalan Harris, who is always in our hearts.
When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women, Black women, Asian, white, Latina, Native American women, who throughout our nation's history have paved the way for this moment. Women who fought and sacrificed so much for equality and liberty and justice for all, including the Black women who are too often overlooked, but so often prove they are the backbone of our democracy. All the women who have worked to secure and protect the right to vote for over a century, 100 years ago with the 19th Amendment, 55 years ago with the Voting Rights Act, and continued the fight for their fundamental right to vote and be heard. I reflect on their struggle, their determination, and the strength of their vision to see what can be unburdened by what has been. And I stand on their shoulders. जो बाइडेन ने राष्ट्रपति का पद संभालते ही कई बड़े फैसले लिए हैं। ऑफिस के पहले दिन उन्होंने 17 कार्यकारी आदेश जारी किए, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका का फिर से प्रवेश शामिल है। साथ ही उन्होंने कई मुस्लिम बहुल देशों पर लगे ट्रैवल बैन को भी रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने यूएस मैक्सिको सीमा पर बनाई जा रही ट्रंप की दीवार पर निर्माण का काम भी बंद कर दिया है। एक नजर बाइडेन के कार्यकारी आदेशों पर। कोरोना महामारी से निपटने के लिए अगले 100 दिनों तक मास्क को अनिवार्य किया गया है। इसको लागू करने के लिए स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग और रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र को राज्य और स्थानीय नगरपालिकाओं के साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया गया है। इस दौरान 10 करोड़ लोगों को टीका लगाने की भी बात कही गई है। राष्ट्रपति बाइडेन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन में फिर से प्रवेश करने का फैसला किया है। महामारी शुरू होने के कुछ ही दिन बाद पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को बाहर कर दिया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के निदेशक डॉक्टर एंथनी फाउसी विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और आगे की रणनीति को लेकर वो गुरुवार को कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है। छात्रों के शिक्षा लोन के रीपेमेंट की अवधि 31 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बाइडेन ने सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन को मोरेटोरियम पर बेदखली को 31 मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिया है। कुर्सी संभालते ही बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की है। पूर्व राष्ट्रपति ने अमेरिका को जलवायु समझौते से भी अलग कर दिया था। बाइडेन से उम्मीद की जा रही थी कि अपने पहले आदेश में ही वो इस समझौते में वापसी करेंगे। आज से ठीक 30 दिन बाद अमेरिका आधिकारिक रूप से फिर से जलवायु समझौते का हिस्सा होगा। इसके अलावा बाइडेन ने ट्रंप के पर्यावरण नियमों में किए गए बदलाव के फैसले को भी पलट दिया है और नए नियम पारित किए गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप के इमिग्रेशन पर लिए गए फैसले को भी पलट दिया है। इनमें मैक्सिको की सीमा के साथ एक दीवार के निर्माण कार्य पर रोक शामिल है। साथ ही उन्होंने 13 मुस्लिम बहुल देशों पर लगाए गए ट्रैवल बैन को रद्द कर दिया है। इमिग्रेशन को लेकर बाइडेन ने एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किया जो डिपोर्टेड बच्चों के रूप में अमेरिका में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है। बाइडेन के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो बच्चे के रूप में अमेरिका में आए और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दिया। साथ ही बाइडेन ने कहा है कि इसके लिए एक कानून भी बनाया जाएगा और एक बिल अमेरिकी संसद में भेजा जाएगा। उन्होंने संघीय योजनाओं और संस्थानों में किसी भी प्रकार के नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। मध्य प्रदेश में फिर 2 बेटियों के साथ बलात्कार की जघन्य वारदातों से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं।
बैतूल जिले में 14 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार के बाद आरोपी ने मासूम बच्ची को पत्थर से दफना दिया था, लेकिन वो बच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इंदौर में एक छात्रा को कोचिंग जाते वक्त अगवा किया गया और फिर उसके साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया। आरोपियों ने विरोध करने पर पीड़ित पर चाकू से वार किया। उसको बोरी में बंद कर रेलवे पटरी पर फेंक दिया गया। बैतूल में पीड़ित खेत में पंप चालू करने गई थी। जब शाम तक वो वापस नहीं लौटी तो माँ बाप ने उसे खोजना शुरू किया। जब वे लोग एक नाले की ओर गए तो वहां बच्ची के करहाने की आवाज सुनाई दी। आरोपी ने उसे जिंदा पत्थर और कांटों के बीच दफन कर दिया था। वहीं दूसरी घटना इंदौर में भागीरथपुरा इलाके में स्थित रेलवे ट्रैक के पास की है। युवती ने पुलिस को बताया कि वो पाटनीपुरा क्षेत्र में कोचिंग में पढ़ने जाती है। मंगलवार की शाम को कोचिंग से लौटते समय उसे एक आरोपी मिला। उसके साथ एक और युवक था। युवती का आरोप है कि दोनों ने बातों बातों में उसे कुछ सुंघाया और बाइक पर बैठाकर किसी फ्लैट में ले गए जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। सबने उसके साथ रेप किया। बाद में जब उसने पुलिस को बताने की धमकी दी तो उस पर चाकू से हमला किया और बोरे में बंद करके उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। दिन भर दिन भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। अगर 2020 की बात करें तो पिछले 6 सालों में भारत में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध हुए। एक नजर डालते हैं गो न्यूज इंडिया की इस खास रिपोर्ट पर। अगर वो वहां रात में नहीं जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। शायद उस लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे। शायद लड़की ने ही बुलाया होगा। जघन्य बलात्कार की घटना के बाद पीड़िता को ही दोषी ठहराने वाले ऐसे बयान सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान को गुस्सा आ सकता है। और अगर ऐसा बयान राष्ट्रीय महिला आयोग का कोई सदस्य दे तब तो लगेगा कि पूरी व्यवस्था ही महिलाओं का शिकार करने में जुटी है। अफसोस कि नारी की पूजा करने का दावा करने वाले भारत का यही हाल हो रहा है। साल 2020 में महिलाओं को पहले से ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ा। हमारा देश किसी और क्षेत्र में आगे बढ़े या नहीं, पर महिलाओं के खिलाफ अपराध करने की श्रेणी में निरंतर ऊपर चढ़ता जा रहा है। 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा और लोग घरों में कैद हो गए। इस दौरान महिलाओं के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। उन्हें पहले से ज्यादा हिंसा का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय महिला आयोग को 2020 में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की 23,722 शिकायतें मिली। ये 6 साल में सबसे ज्यादा है। आयोग के मुताबिक कुल शिकायतों में से 1/4 यानी 5,294 घरेलू हिंसा से जुड़ी थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है। वहीं देश में कई महिलाएं तो डर की वजह से शिकायत नहीं कर पाती हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक सबसे अधिक 11,872 शिकायतें उत्तर प्रदेश से मिली। इसके बाद दिल्ली से 2,635, हरियाणा से 1,266 और महाराष्ट्र से 1,188 शिकायतें मिली। जब देश में लॉकडाउन लगाया गया उस वक्त राष्ट्रीय महिला आयोग के पास घरेलू हिंसा की शिकायतों की भरमार लग गई थी। घरेलू हिंसा की शिकायतें जुलाई महीने में और बढ़ी। संयुक्त राष्ट्र के अभियान से हाल ही में जुड़ी मॉडल और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर कहती हैं कि महिलाएं हर कहीं अलग अलग तरह से हिंसा का शिकार होती हैं और उन्हें ये देखकर दुख होता है। महिलाओं को हिंसा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की क्राइम्स इन इंडिया 2019 रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध 2018 से 2019 में 7.3% बढ़ गए हैं और स्थिति काफी भयावह है। 2019 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,05,861 केस दर्ज हुए, जबकि 2018 में 3,78,236 केस हुए थे और 2017 में ये आंकड़ा 3,59,849 था। अगर 2019 की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले उत्तर प्रदेश से आए, जहां ये संख्या 59,853 यानी 14.7% थी। वहीं दूसरे नंबर पर राजस्थान था, जहां से 41,550 यानी 10.2% मामले सामने आए। इसके बाद तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 27,144 यानी 9.2%। फिर पश्चिम बंगाल 30,394 यानी 7.5% और 5वें स्थान पर था असम, जहां कुल 3,025 यानी 7.4% मामले सामने आए। बलात्कार की घटनाओं को लेकर अक्सर पहनावे और उम्र आदि को लेकर टीका टिप्पणियां होती हैं।
तो हकीकत ये है कि साल 2019 में कुल बलात्कार के मामलों में से 15.4% घटनाएं नाबालिग लड़कियों के साथ घटी। वहीं 84.6% मामले उन महिलाओं के साथ घटे जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है। साथ ही बलात्कार से जुड़े कुछ और आंकड़े भी हैं जो आंखें खोल देने वाले हैं। बलात्कार के कुल मामलों में से 35 घटनाएं गर्भवती महिलाओं के साथ हुईं। वहीं 2220 मामले 16 साल या उससे कम उम्र की लड़कियों के साथ घटी। ये सभी आंकड़े उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बलात्कार जैसे घिनौने अपराध को या किसी भी अपराध को उम्र, वक्त और कपड़ों जैसी तमाम बातों से जोड़कर देखते हैं। सिद्धार्थ चतुर्वेदी की रिपोर्ट, गो न्यूज। भारतीय कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे और बढ़े विदेशी निवेश के चलते गुरुवार को सेंसेक्स ने 50,000 अंक को पार कर लिया है। अकेले दिसंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी में $20 बिलियन से अधिक का निवेश किया। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के मुताबिक साल 2020 में विदेशी निवेशकों ने 1.7 लाख करोड़ के भारतीय शेयर खरीदे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े विश्वास को दर्शाता है। इसके अलावा बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को रिलायंस इंडस्ट्री के फ्यूचर ग्रुप एस्टेट्स खरीदने की 24,713 करोड़ की डील को जो मंजूरी दी, उसका भी इस छलांग में योगदान रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जिन कंपनियों के शेयर सबसे ज्यादा उछले, उनमें ज्यादातर ऑटो और फाइनेंस सेक्टर से थे। मसलन मारुति सुजुकी, टाटा मोटर, बजाज ऑटो, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और आईसीआईसीआई बैंक। जानकारों के मुताबिक सेंसेक्स का 50,000 के पार जाना अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। भारतीय कंपनियों के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजे, कर्ज की बढ़ी मांग, टीकाकरण कार्यक्रम, व्यापक आर्थिक सुधार और कम ब्याज दरों के दम पर सेंसेक्स आगे और भी ऊंचाइयां छू सकता है। ध्यान रहे, वर्ष 1990 में सेंसेक्स ने पहली बार 1000 का आंकड़ा पार किया और गुरुवार को ये पहली बार 50,000 से ऊपर चला गया। पिछले साल मार्च में सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू करने के बाद सेंसेक्स 25,638.90 तक फिसल गया था। हालांकि बाद में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और कॉरपोरेट कमाई में सुधार से 9 महीनों बाद सेंसेक्स ने फिर ऐतिहासिक ऊंचाई पा ली। हालांकि इस मुकाम पर पहुंचना आसान नहीं था। बीएसई ने न सिर्फ हर्षद मेहता, केतन पारेख और सत्यम घोटाले जैसे शेयर मार्केट के घपलों को देखा है, बल्कि भारत के आर्थिक सुधारों का गवाह रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अलावा निफ्टी भी 86 अंकों के उछाल के साथ 14,700 से आगे निकल गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। का मांग नहीं करेंगे। बाकी लोग पटना के सड़क नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। अरे ये शिक्षक वाले सब लोग आंदोलन कर रहे थे वहाँ गर्दनी बाग में। इन लोगों का कोई परमिशन ले नहीं रहा, इन लोगों को धरने के लिए कोई रिसीव नहीं कर रहा है। वहाँ तो राइट है ना इन लोगों को धरने के लिए। अच्छा, मेरे विभाग से नहीं कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है? मैंने विभाग से नहीं, यहाँ तो आप लोगों के जो अधिकारी होते हैं इंटीमेट करना पड़ता है ना धरने के लिए, प्रदर्शन के लिए। अब क्या कहा जा रहा है कि नियम थोड़ा बदलाव होगा कि हर दिन का परमिशन मिलेगा, अनिश्चित काल नहीं मिलेगा। अच्छा, तो हम चेक करा लेते हैं। ये लोग कब का चाह रहा है? नहीं, आप यहाँ सब अभ्यर्थी लाठी चार्ज हुआ होगा, आपको जानकारी में होगा ही। अभी भी लाठी चार्ज वहाँ चल ही रहा है। कल रात में भी लाठी चार्ज हुआ गर्दनी बाग स्टेडियम में। सब लोग था, खाने पीने का इन लोगों का जो सामान था उठा करके फेंक दिया गया। अभी सब लोग इको पार्क में कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग इधर उधर हैं। तो इन लोगों का खाली यही है कि एक जगह ये लोग चाहते हैं बैठ करके कम से कम जो इनका डेमोक्रेटिक राइट है वहाँ धरना दें। तो इसलिए हम आपको व्हाट्सअप करा देते हैं इनका एप्लीकेशन, आप अलाउ कीजिए। हम लोग तो यही खड़े हैं इको पार्क में। अच्छा, हम देख लेते हैं, भेजते हैं, हम दिखा लेते हैं। नहीं, कब तक बताइएगा? अरे भेजिए ना, कब तक होते हैं? अभी हिसाब लीजिएगा हमसे। हम आपको भेज देते हैं। नहीं तो
जो है हिसाब ले रहे हैं, कब तक बताइएगा। आप तेजस्वी यादव बोल रहे हैं डीएम साहब? अच्छा सर। हम लोग ना हम आपको व्हाट्सएप हम भिजवा देते हैं। नहीं ठीक। नहीं हम लोग हैं इको पार्क में ही सब लोग। जल्दी नहीं तो ये लोग फिर इधर यहीं बैठना पड़ जाएगा हमको।